हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आते हैं। और अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन रिजल्ट्स का यूज करके हम अपने क्वेश्चन को कम से कम टाइम के अंदर सोल्व कर पाएंगे। तो फिर चलिए स्टूडेंट, इन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को समझते हैं और देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमने सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने लिया। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिया कि हमने यहां पर ये बताना है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल या फिर नल वेक्टर के इक्वल किस किस केस के अंदर आ सकता है। तो पहला केस हम लेते हैं। फर्स्ट केस हमने लिया कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो, वेक्टर ए हमारे पास क्या हो, जीरो के इक्वल हो या फिर एक नल वेक्टर हो। तो हमें पता है कि इस वेक्टर का जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वो हमारे पास क्या आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। और हमें ये पता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा और इंटू कितना आ गया, एन कैप। अब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू जीरो पुट करेंगे और जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमें क्या मिलेगा, जीरो के इक्वल मिलेगा। तो इस केस के अंदर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा या फिर एक नल वेक्टर के इक्वल आएगा। सेकंड केस हमने लिया, इफ वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो या फिर वेक्टर बी जो है वो हमारे पास एक नल वेक्टर हो। जब वेक्टर बी भी हमारे पास नल वेक्टर है तो इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। और जो क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा और इंटू एन कैप। यहां पर भी जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि जीरो के इक्वल है और जीरो के साथ किसी भी रिजल्ट को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर हमारे पास जीरो के इक्वल आता है। तो इस केस के अंदर भी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। उसके बाद हमने अगला केस लिया, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो, जीरो डिग्री के इक्वल हो। तो हमने ये समझा है कि साइन जीरो डिग्री की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो होती है। तो यहां पर जब हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हमें जीरो के इक्वल मिली है तो इंटू जीरो और इंटू कितना है, एन कैप है। जीरो के साथ किसी भी रिजल्ट को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर हमारे पास जीरो के इक्वल आएगा। तो इस केस के अंदर भी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। और अगला रिजल्ट हमने लिया, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा की वैल्यू पाई हो या फिर हमारे पास क्या हो, 180 डिग्री हो। तो इस केस के अंदर भी साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू जीरो होता है। तो यहां पर भी हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जब क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो उस केस के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और साइन 180 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल। और जीरो को जब हम इन सभी रिजल्ट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो इस केस के अंदर भी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। अब जो रिजल्ट हमने यहां पर ये पढ़ा है कि थीटा की वैल्यू हमने जीरो डिग्री ली और थीटा की वैल्यू हमने पाई के इक्वल ली, मतलब 180 डिग्री के इक्वल लिया। यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी बनते हैं। वो रिजल्ट क्या है कि मान लो हमने दो वेक्टर लिए, एक वेक्टर हमने ए लिया और वेक्टर ए भी हमारे पास क्या है, एक नॉन जीरो वेक्टर है। और सेकंड केस के अंदर हमने एक वेक्टर बी लिया, वेक्टर बी भी हमारे पास क्या है, एक नॉन जीरो वेक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ वेक्टर ए का जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो भी हमारे पास एक नॉट इक्वल टू जीरो आएगा
और वेक्टर बी का भी जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो भी हमारे पास क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन हमने यहां पर ये बताना है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो हमने कहा कि थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री हो या फिर थीटा की वैल्यू क्या हो, 180 डिग्री हो। 0 डिग्री और 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों के दोनों जो वेक्टर्स हैं, या तो हमारे पास क्या बने, कोलिनियर बने, दोनों के दोनों वेक्टर हमारे पास कोलिनियर बने, या फिर दोनों के दोनों वेक्टर हमारे पास क्या हो, पैरेलल हो। दोनों के दोनों वेक्टर अगर पैरेलल होंगे या फिर कोलिनियर होंगे तो इस केस के अंदर भी हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो आएगा। और यहां पे वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो हमने नॉन जीरो वेक्टर्स लिए हैं, तो इसको हमने डायग्रामेटिकली समझा। तो फर्स्ट केस के अंदर हम लेते हैं कि दोनों के दोनों जो वेक्टर्स हैं वो हमारे पास कोलिनियर हैं। तो हमने क्या किया, एक वेक्टर हमने ए लिया, ये वेक्टर हमारे पास ए हो गया। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हमने लिया ओ ए, इसको हमने वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया। और हमने एक इसी लाइन के ऊपर एक वेक्टर हमने बी लिया, वेक्टर जो ओ बी हमारे पास बना, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ओ बी जो बना, इसको हमने वेक्टर बी के इक्वल माना। अब दोनों के दोनों वेक्टर्स जो हैं वो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में थीटा की जो वैल्यू आएगी वो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0 डिग्री के इक्वल, मतलब जीरो के इक्वल होगा। और हमें पता है कि साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू जीरो होता है। तो इस केस के अंदर हम बोल सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो क्वेश्चन में कभी कभी हमारे पास एक स्टेटमेंट मिल जाती है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के दोनों कोलिनियर वेक्टर हैं। तो वहां से अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट लगाएं तो क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट से हमें यह समझना चाहिए कि इन दोनों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू जीरो होगा। अब सेकंड केस के बारे में बात करें कि हमने थीटा की वैल्यू जो ली है वो थीटा की वैल्यू अब के बार हमने 180 डिग्री ली है, मतलब हमने पाई के इक्वल लिया है थीटा को। तो हमने क्या किया, एक वेक्टर हमने ओ ए ले लिया, ये वेक्टर हमने ओ ए लिया। वेक्टर ओ ए जो है वो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता है। और एक वेक्टर हमने ओ बी ले लिया, वेक्टर ओ बी किसको रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता है। अब इन दोनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास सेम है जो कि क्या है, ओ के इक्वल है। लेकिन इन दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल हमारे पास कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा, मतलब पाई बनेगा। और हमें यहां पर ये पता है कि साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो इस केस के अंदर हम बोलेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो के इक्वल आएगा। तो क्वेश्चन में अगर हमें ये मिल जाए कि बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल, दोनों के दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो उस केस के अंदर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल टू जीरो होगा। अब हमने अभी अभी कुछ टाइम पहले ये पढ़ा है कि थीटा की वैल्यू अगर हम 0 डिग्री लेते हैं तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमारे पास क्या आता है, इज इक्वल टू जीरो आता है। अब हमने क्या किया, हमने दोनों के दोनों वेक्टर जो है वो सेम लिए, मतलब फर्स्ट केस के अंदर हमने वेक्टर ए लिया, वेक्टर ए हमारे पास एक नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो है। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो ही आएगा। और सेकंड केस के अंदर भी हमने वेक्टर ए ही ले लिया, मतलब हम यहां पर फाइंड आउट करना चाहते हैं कि अगर वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर हमारे पास किसके इक्वल आएगा। तो हमने क्या किया, एक वेक्टर हमने ए लिया, ये वेक्टर हमने ए ले लिया, इनिशियल पॉइंट हमारे पास ओ है, टर्मिनल पॉइंट हमारे पास ए हो गया। इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हमने वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया। हम वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ ही हम क्रॉस प्रोडक्ट हम करना चाहते हैं,
तो उस केस के अंदर हम देखें कि वेक्टर ए का जब हम वेक्टर ए के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर ए के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल हमारे पास आएगा 0 डिग्री का। मींस थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, 0 डिग्री के इक्वल मिलेगी। और हमने क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ये पढ़ा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा और इंटू एन कैप। हम वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ कर रहे हैं तो बी की जगह हम वेक्टर ए ही लेंगे। तो रिजल्ट हमारे पास आया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू साइन 0 डिग्री और इंटू एन कैप। साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 0 होती है और इन रिजल्ट्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो इस रिजल्ट से एक कंक्लूजन निकलता है। वो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर हम आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं या फिर हम जे कैप के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं या फिर हम के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो आंसर हमें मिलेगा 0 के इक्वल। किस टाइप से, जो आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो हमने 3 एक्सिस ली जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। तो हमने एक एक्सिस ये लिया, सेकंड एक्सिस और लास्ट एक्सिस। इसको हमने रिप्रेजेंट किया ओ एक्स एक्सिस से, ये हमारे पास बना ओ वाई एक्सिस और ये हमारे पास बनेगा ओ जेड एक्सिस। ओ एक्स एक्सिस के अलोंग हमने यूनिट वेक्टर आई कैप लिया, ओ वाई एक्सिस के अलोंग हमने जे कैप लिया और ओ जेड एक्सिस के अलोंग हमने के कैप लिया। जब हम आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो इस केस के अंदर जो थीटा की वैल्यू होगी वो हमारे पास 0 डिग्री मिलेगी और साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। तो यहां से आई कैप क्रॉस आई कैप हमें क्या मिला, 0 के इक्वल मिला। उसी टाइप से जे कैप का हम जे कैप के साथ करवाएंगे तो यहां पर भी थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 डिग्री के इक्वल होगी। तो इस केस के अंदर भी जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। और उसी टाइप से हम के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो यहां पर भी जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 डिग्री के इक्वल आएगा और साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। तो यहां पर भी के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। तो ये जो रिजल्ट्स हैं ये रिजल्ट क्वेश्चन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या है कि हमसे पूछा जाए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू क्या होगी इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों के दोनों जो वेक्टर्स हैं बोथ आर यूनिट वेक्टर्स। दोनों के दोनों वेक्टर्स हमारे पास क्या बने, यूनिट वेक्टर्स बने। और हमें यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन से ये पता है कि वेक्टर ए का जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो इज इक्वल टू 1 होगा और वेक्टर बी का भी जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो भी हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल टू 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 होता है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा और इंटू एन कैप। तो यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी भी हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 1 है। इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद जो फाइनली रिजल्ट बचेगा वो क्या मिलेगा हमें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू साइन थीटा और इंटू एन कैप। तो ये हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का रिजल्ट मिला जब हमारे पास वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर यूनिट वेक्टर्स। दोनों के दोनों क्या है, हमारे पास एक यूनिट वेक्टर्स है। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है वो क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा और इंटू एन कैप।
अब हमें यहां से अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगी? सबसे पहले हमने यहाँ पे मॉडुलस का कॉन्सेप्ट लगाया, तो देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, और एन कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि एन कैप हमारे पास क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां से हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देन साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो यहां से हम साइन एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी। अब अगर हमसे किसी भी नल वेक्टर या जीरो वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाने के लिए कहा जाए, तो उस केस के अंदर भी हम ये कहेंगे कि वेक्टर ए का अगर हम किसी नल वेक्टर या जीरो वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो आंसर हमारे पास क्या मिलेगा, एक नल वेक्टर मिलेगा, एक जीरो वेक्टर मिलेगा। क्योंकि जब हम नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, जीरो के इक्वल आएगा, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में नल वेक्टर यानी कि जीरो वेक्टर का मल्टीप्लाई होगा, तो उस केस के अंदर हमारे पास आंसर क्या मिलेगा, जीरो के इक्वल मिलेगा। अब हमारे पास एक और रिजल्ट बनता है, वो क्या है कि इफ अगर थीटा की वैल्यू हम कहें कि थीटा जो है वो किन किन के बीच में लाई करता है, जीरो लेस देन इक्वल टू थीटा और लेस देन इक्वल टू पाई। थीटा की वैल्यू हमने 0 डिग्री या 0 डिग्री से ज्यादा ली, लेकिन 180 डिग्री या फिर 180 डिग्री से हम क्या लेते हैं, लेस लेते हैं। तो उस केस के अंदर साइन थीटा की जो वैल्यू मिलेगी, साइन थीटा इज डज नॉट लेस देन जीरो। साइन थीटा की वैल्यू हमें कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन थीटा होता है वो साइन थीटा अपनी वैल्यू पॉजिटिव देता है दोनों क्वाड्रेंट्स के अंदर। तो इस केस के अंदर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, और इंटू एन कैप कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हमें क्या नहीं मिलेगी, कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगी। अब हमारे पास लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है, वो क्या है उसको भी हम समझते हैं। तो अब अगर हम बात करें वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट की, तो जब हम वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं और आंसर में हमें एक वेक्टर ही मिलता है, और ये जो वेक्टर है ये वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों वेक्टर्स के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक वेक्टर ए लिया, हमने ये वेक्टर ए लिया, इनिशियल पॉइंट हमारे पास ओ है, टर्मिनल पॉइंट हमारे पास ए हो गया, इसको हमने वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया। और एक वेक्टर हमने बी लिया, ये हमारे पास टर्मिनल पॉइंट बी हो गया, इसका जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ओ बी जो बना, इसकी हमने डायरेक्शन ओ से बी की तरफ ली और इसको हमने वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया। जब हम इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट करवाने के बाद जो आंसर मिलेगा वो हमें वेक्टर मिलेगा, और वो वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो हमने यहां पे ये एक वेक्टर लिया जो वेक्टर वेक्टर बी और वेक्टर ए इन दोनों के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब हमने वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाना हो तो राइट हैंड सिस्टम के अकॉर्डिंग हम ए से बी की तरफ हम अपने हैंड को मूव करेंगे, तो उस केस के अंदर हमारा जो थंब होगा वो थंब अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, मतलब उसकी डायरेक्शन जो होगी वो अपवर्ड में आएगी। तो डायरेक्शन हमारे पास इसकी अपवर्ड में बनी जब हम ए से बी की तरफ जाएंगे। लेकिन जब हमने वेक्टर बी से वेक्टर ए की तरफ आना हो, मतलब बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना हो, तो राइट हैंड सिस्टम जो है वो वेक्टर बी से वेक्टर ए की तरफ हम मूव करेंगे। तो उस केस के अंदर जो हमारा थंब आएगा वो थंब हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, मतलब जो यूनिट वेक्टर है उस यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी
वो ठीक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से क्या होगी, अपोजिट होगी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिले। तो यहां पे जब हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, जो कि हम इससे पीछे वाले लेक्चर के अंदर फाइंड आउट कर चुके हैं कि यूनिट वेक्टर किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, तो यहां पर एन कैप की जो वैल्यू मिलेगी वो एन कैप हमारे पास किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये हमारे पास क्या होगी, यूनिट वेक्टर जो हमारे पास बना उसकी वैल्यू। अब इस रिजल्ट का हम यूज करने वाले हैं जब हम आई कैप का जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे, जे कैप का हम के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे, या फिर हम आई कैप का के कैप के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे। तो उस केस के अंदर इन वेक्टर्स का जो आंसर मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट करवाने के बाद, वो हमारे पास क्या आएगा, किस फॉर्म का होगा और उनकी डायरेक्शन क्या क्या होंगी। तो हमने क्या किया, हमने थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन हमने ली। फर्स्ट हमने ले ली ओ जेड एक्सिस, सेकंड हमने ली ओ वाई एक्सिस, और लास्ट हमने ली ओ एक्स एक्सिस। ये हमारे पास ओरिजिन हो गया, ये ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस और ओ जेड एक्सिस। ओ एक्स एक्सिस के अलोंग हमने यूनिट वेक्टर आई कैप लिया, ओ वाई एक्सिस के अलोंग हमने यूनिट वेक्टर जे कैप लिया, और ओ जेड एक्सिस के अलोंग हमने यूनिट वेक्टर के कैप हमने लिया। तो जब हम यहां पर वेक्टर आई कैप, यूनिट वेक्टर आई कैप का जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे, मतलब आई कैप का हमने जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है, तो हमने जो राइट हैंड सिस्टम हमने समझा था, तो उसके अकॉर्डिंग हम आई कैप से जे कैप की तरफ हम मूव करेंगे। तो हमारे पास थंब की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपवर्ड में होगी। मतलब और अपवर्ड में हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या बन रहा है, के कैप बन रहा है। तो जब हम आई कैप का जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो आंसर में हमारे पास क्या आएगा, के कैप के इक्वल आएगा। उसी टाइप से हमने अब जे कैप का के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है, तो राइट हैंड जो सिस्टम हमने समझा था उसके अकॉर्डिंग जे कैप से के कैप की तरफ हम मूव करेंगे। तो उस केस के अंदर हमारे पास जो यूनिट वेक्टर बनेगा वो यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, आई कैप आएगा। मतलब थंब की जो डायरेक्शन होगी वो आई कैप जो यूनिट वेक्टर है उसी की तरफ मिलेगी, हमारे पास आई कैप वेक्टर ही मिलेगा। तो जे कैप का के कैप के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आई कैप के इक्वल आएगा। और उसी टाइप से जब हम के कैप का आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो इस केस के अंदर हमें जो यूनिट वेक्टर मिलेगा, मतलब आंसर में जो वेक्टर मिलेगा वो हमारे पास क्या आएगा, जे कैप के इक्वल आएगा। लेकिन अब हमने क्या किया, अब हम आई कैप का के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो इस केस के अंदर हमारे पास आंसर क्या आता है। तो हमने क्या किया, आई कैप का हमने के कैप के साथ क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया। जब हम आई कैप का के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे और राइट हैंड सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो यूनिट वेक्टर मिलेगा, मतलब थंब की जो डायरेक्शन होगी वो जे कैप जो वेक्टर है इसके ठीक हमारे पास क्या होगी, अपोजिट मिलेगी। मतलब जे कैप की डायरेक्शन के क्या मिलेगा, अपोजिट हमारे पास थंब होगा। तो इस केस के अंदर आई कैप का के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, माइनस जे कैप के इक्वल आएगा। अब उसी टाइप से अगर हम कहें कि हमने के कैप का जे कैप के साथ हमने क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है, जब हमने जे कैप का के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाया तो थंब की जो डायरेक्शन थी, थंब हमारे पास आई कैप, मतलब जो यूनिट वेक्टर बना वो आई कैप बना। लेकिन अब के बार हमने के कैप से जे कैप की तरफ जाना है, तो के कैप से हम जे कैप की तरफ जाएंगे तो इस केस के अंदर हमारे पास जो थंब की जो डायरेक्शन होगी वो यूनिट वेक्टर आई कैप के ठीक अपोजिट हमें मिलेगी। मतलब डायरेक्शन हमारे पास अपोजिट आएगी, और डायरेक्शन अपोजिट होगी तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या बचेगा, नेगेटिव आई कैप हमारे पास बचेगा। और अगर हम आई कैप का के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या बचेगा, माइनस जे कैप के इक्वल आएगा। तो अगर इन रिजल्ट्स को हम ऑब्जर्व करें तो हमने क्या देखा कि इनके अंदर हमने साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन कर रखा था।
साइक्लिक ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि 1 के बाद 2 आता है और 2 के बाद 3 आता है, और 3 के बाद फिर से हम काउंटिंग करें 1 2 3 से, तो 3 के बाद फिर 1 आ गया, 1 के बाद फिर 2 आया और 2 के बाद फिर से 3 आ गया, 3 के बाद फिर 1 आ जाएगा और 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3। तो ये तो बात हुई हमारे पास साइक्लिक ऑर्डर की। तो साइक्लिक ऑर्डर के अंदर हमने देखा कि आई के बाद जे और जे के बाद के। हमने यहां पर ये साइक्लिक ऑर्डर लिया कि यहां पर ये हमारे पास आई कैप हो गया, ये हमने जे कैप ले लिया और यहां पर ये हमने क्या ले लिया, के कैप ले लिया। अगर आई कैप के बाद जे कैप आता है और इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो के कैप के इक्वल आएगी, और जे कैप के बाद हमारे पास के कैप आता है और इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल होगी, आई कैप के इक्वल होगी, और के कैप के बाद आई कैप आता है तो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल होगी, जे कैप के इक्वल होगी। अगर हम इस साइक्लिक ऑर्डर को एंटी साइक्लिक कर देते हैं, मतलब इसको डिसऑर्डर कर दिया। डिसऑर्डर करने का मतलब क्या हुआ, 1 के बाद हमने 3 ले लिया, 3 के बाद हमने उल्टा 2 ले लिया, तो इस केस के अंदर हमारे पास जो आंसर में जो वेक्टर बनेगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। जैसा कि हमने यहां पर किया है कि आई कैप का हमने के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाया, तो वो हमारे पास क्या आया, माइनस जे कैप के इक्वल, क्योंकि आई कैप के बाद क्या आना चाहिए था, जे कैप आना चाहिए था, लेकिन हमने क्या लिया, के कैप हमने लिया। हमने साइक्लिक ऑर्डर को डिसऑर्डर कर दिया, और के कैप के बाद क्या आना चाहिए था, आई कैप आना चाहिए था, तो यहां पर हमने क्या लिया, जे कैप हमने लिया, तो यहां पर भी साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ। तो अगर हम साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस टाइप के आएंगे। अगर एंटी साइक्लिक हमने ऑर्डर ले लिया तो उस केस के अंदर यूनिट वेक्टर जो बनेगा वो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आज की क्लास के अंदर पढ़े हैं, इनको डिटेल में समझा है, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इन कॉन्सेप्ट के अंदर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके जरूर पूछेगा, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। जो इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। कल की क्लास के अंदर हम वेक्टर के और बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। तो फिर चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।